नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कक्षा 10 में 1 से 4 जो चैप्टर थे आपके, वो चारों ही आपके जीव विज्ञान से संबंधित थे। चारों ही चैप्टर को आपने अच्छे से देख लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बोर्ड के अंकों के निर्धारण के अनुसार 17 अंक का कार्य आप कर चुके हैं। पहला चैप्टर 4 अंक का है, दूसरा 6 अंक का है, तीसरा 4 अंक का और चौथा 3 अंक का। इस प्रकार से 17 नंबर का जीव विज्ञान से संबंधित जो आपके पाठ थे, जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया है। चारों चैप्टर को समझा, उसके नोट्स को लिखा, उसके होमवर्क के प्रश्नोत्तर को लिखा। आज हम जो जिस अध्याय को शुरू कर रहे हैं वो अध्याय 5 है और जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। यानी कि 5वां जो चैप्टर है वो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। रसायन विज्ञान से संबंधित 5वां चैप्टर जिसे आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए भी आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि नोट्स और वीडियो के साथ साथ आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है उससे संबंधित मतलब किताब को भी आपको पढ़ना है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर अब दैनिक जीवन में रसायन की बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान से संबंधित यहाँ पर आज केवल अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं हैं, जिसे मैं आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। हर चैप्टर को आपको नए पेज से ही शुरू करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान में आपको छोटी छोटी बातों को, उनके अर्थ से संबंधित बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कोशिका शब्द का अर्थ छोटा कमरा था, उसी प्रकार यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपके इस पाठ में अम्ल की हम चर्चा करेंगे। अम्ल क्या है? तो अम्ल का अंग्रेजी जो शब्द है उसे हम एसिड कहते हैं। अंग्रेजी में एसिड है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब अम्ल जो है, जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ जो है एसिड और उसका अर्थ है खट्टा। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमें लिटमस पत्र जो है आपको प्रयोगशाला में बताया जाएगा, और नीले कलर का जो लिटमस पत्र है उसको अगर किसी अम्ल में रखें तो कुछ समय बाद वह लाल हो जाता है। यानी कि अम्ल की पहचान के लिए हम उस लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे, और उससे यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे रखा है, जैसे कि HCl, H2SO4 ये अम्ल हैं। इन अम्लों में नीले लिटमस पत्र को कुछ समय के लिए रखें तो वो लाल हो जाएगा, जिससे पहचान होती है कि दिए गए पदार्थ जो है वो अम्ल है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, अम्ल की परिभाषा हो गई। दूसरी इसके साथ जुड़ी परिभाषा क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, सीधी सी बात है, और ये अम्ल से विपरीत लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। यानी कि ठीक इसका उल्टा है। अम्ल क्या था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। इसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखें NaOH और KOH। तो यहाँ पर भी आप देखें, जब NaOH दिया गया पदार्थ क्षार है और लाल लिटमस पत्र को अगर कुछ समय तक हम उसके अंदर डुबो कर रखेंगे तो उसका रंग परिवर्तित होकर नीला हो जाएगा। इससे आप ये सिद्ध करते हैं कि दिया गया पदार्थ क्या है? क्षार है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार की छोटी सी परिभाषा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। साथ में यहाँ पर
अम्ल और क्षार दोनों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जिससे आप नोट भी करेंगे और उसको समझेंगे। बाकी बातें जो है आपके बुक के अंदर भी आप इसको देख पाएंगे। तो अम्ल और क्षार परिभाषा देने के बाद दोनों के अंदर क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला दोनों के अंदर गुण है, ये जल में विलय होते हैं, यानी कि अम्ल क्षार दोनों जल में घुल सकते हैं, यानी कि दोनों जल में विलय होते हैं। दूसरा है तनु विलयन, किसे कहते हैं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है और जहां जल की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल या क्षार दोनों में विलय होता है, तो इनकी मात्रा अगर जल की मात्रा से कम है तो ऐसे विलयन को यानी कि तनु अम्ल या तनु क्षार विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र। सांद्र में क्या होता है? लिए गए अम्ल क्षार जो हैं जिनकी मात्रा जल की मात्रा से अधिक है। यदि अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो वो सांद्र कहलाएगा, यदि क्षार की मात्रा ज्यादा है तो वो भी सांद्र कहलाएगा, लेकिन किससे? जल की मात्रा से लिए गए पदार्थ ज्यादा हो। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार। तो इन दोनों बातों को भी आप अच्छे से समझें, तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। अब यहाँ पर एक आपकी परिभाषा जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है, ये 1 नंबर की आ सकती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर क्रिया होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, और अभिक्रिया के बाद जब लवण और जल बनते हैं तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया के बाद अम्ल और क्षार दोनों जो हैं उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होने के बाद लवण और जल का निर्माण होता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसके ये प्रमुख 4 जो गुण हैं अम्ल और क्षार दोनों के, जिसे मैंने आपको छोटे सी बात के रूप में समझाया है। साथ में आपके बुक के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, जैसे दूध है, सेब है, इमली है, जैसे टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थों के नाम दे रखे हैं, सारणी भी दे रखी होगी, उसको आप निश्चित तौर पर नोट्स के साथ साथ लिखते भी जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1 नंबर में बिल्कुल शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे भाई दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे प्रश्न आ भी चुके हैं और हो सकता है आपने इस बार एग्जाम में घबरा जाए, तो इसकी तैयारी हमें करनी होती है। तो अम्ल क्षार की परिभाषा होगी, उसके गुण हो गए। अब यहाँ पर देखो, अम्ल क्षार की कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं, यानी कि अपने अपनी परिभाषाओं को अलग अलग बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुल 3 बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक देख लें आप, क्योंकि तीनों में अलग अलग परिभाषाएं बनती हैं। आज अम्ल क्षार की परिभाषाओं को हम देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। तो परिभाषाओं के क्रम में सबसे पहले है ऑरेनियस की अवधारणा। वैज्ञानिक ऑरेनियस ने अम्ल और क्षार दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर परिभाषाएं बताई हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑरेनियस अवधारणा में अम्ल और क्षार, तो ऑरेनियस के अनुसार, क्योंकि परीक्षा में अलग अलग अगर परिभाषाएं पूछें तो आपको ध्यान रखना है। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। बड़े ध्यान से देखें, ऑरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब दोनों को देख लो आप, जलीय विलयन में H+ आयन देने वाले अम्ल और जलीय विलयन में OH- आयन देने वाले पदार्थों को क्षार कहते हैं। तो ऑरेनियस ने दोनों की परिभाषाएं अलग अलग दी। अब अम्ल को भी 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर आप देखें, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार को भी यहाँ देखें आप, प्रबल क्षार और
दुर्बल क्षार, यानी कि अम्ल भी प्रबल और दुर्बल है, क्षार भी प्रबल और दुर्बल है। तो यहाँ पर आप देखो अम्ल जो होते हैं यानी कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि जल में किसी अम्ल को रखें तो वो पूरी तरह उसमें घुल जाता है, आयनित हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण दे रखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अच्छे से ध्यान रखें, यानी कि पूर्णतः उस जलीय विलयन में घुल जाता है, प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरह उस जलीय विलयन में नहीं घुलते हैं, उसे हम दुर्बल कहते हैं। उदाहरण है CH3COOH। तो यहाँ पर आप देखो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा है, प्रबल दुर्बल। प्रबल किसे कहते हैं, जो पूरी तरह घुल जाते हैं, और दुर्बल किसे कहते हैं, जो पूरी तरह आयनित या घुलते नहीं हैं। बहुत ही सरल हो गया। अब बात करेंगे क्षार की, तो जलीय विलयन में OH- आयन देने वाले, इसमें भी दो भाग हैं, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल किसे कहेंगे, वही स्थिति बनेगी जो पूर्णतः जलीय विलयन में आयनित होते हैं या घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण है NaOH। और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। उदाहरण है NH4OH। तो यहाँ पर आप देख लें ऑरेलियस ने अम्ल क्षार की परिभाषा को किस रूप में परिभाषित किया है, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देना, OH- आयन देना। इसलिए आप ध्यान रखें। और यहाँ पर देखो अम्ल की परिभाषा क्या थी, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा ऑरेलियस ने किस प्रकार से दी है। तो अब अगला जो आपके आ रहे हैं इसकी परिभाषा ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा, यानी कि अगले जो वैज्ञानिक आए ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने अम्ल क्षार की क्या परिभाषा दी है। तो अम्ल और क्षार, तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। यानी कि H+ आयन देना, इधर H+ आयन ग्रहण करना, उसे क्षार कहते हैं। यानी कि हम लोग क्षार की परिभाषा में देखो कितना बदलाव ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने किस रूप में इनको परिभाषित किया। इसी कड़ी में अगली जो डेफिनेशन आ रही है वो है लुईस अवधारणा। अब लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों को देखें आप यहाँ पर। तो लुईस की अवधारणा में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो तो हुआ अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं वो हो गए क्षार। तो यहाँ पर आप देखें, आपको ध्यान रखना है कितनी परिभाषाएं अम्ल क्षार की हुई है। यदि अम्ल और क्षार की परिभाषाएं लिखें ऐसा आता है तो बिल्कुल आपकी ये परिभाषाएं वहां काम कर जाएगी। लेकिन प्रश्न नाम से आया, ऑरेलियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना आप लोग। प्रश्न आ गया ऑरेलियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी, तो आपको ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। प्रश्न ये आ गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये वाली बात नहीं लिखते हुए ये लिखना पड़ेगा कि वे पदार्थ जो H+ यानी कि प्रोटॉन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तब आपको ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी। यदि परीक्षा में आ गया लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं हैं आपकी, ऑरेलियस के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार, लुईस अवधारणा के अनुसार। तो इनकी परिभाषाओं को आपको याद रखना है। और यदि सिंपली परिभाषा आई अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए, तो आपके सामान्य भाषा में इनकी ये परिभाषाएं काम हो जाएगी। यदि आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन जब प्रश्न इनके नाम से आ रहा है तो आपको इनकी ही परिभाषा को आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी बातें हैं
और साथ में जो नोट्स हैं उनमें भी मैंने बहुत सारी बातें आपको लिख के दी हैं, जिससे आप इस बात को समझकर धीरे से आप किताब का भी सहारा लें, उसको भी पढ़ें और साथ में इन छोटी बातों को देखें, तो निश्चित तौर पर आपको अम्ल क्षार क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों को आप देखेंगे। साथ में इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके नाम भी आप हिंदी में भी लिख लें, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रकार से हिंदी वाले नाम भी आपको याद करते हैं, क्योंकि समीकरण बनाना ये आपने अच्छे से 9th में भी देखा है और वही बात आपको वापस यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपका जो क्रम है उसे जारी रखें और निश्चित तौर पर आपको और भी बहुत सारी बातें इससे संबंधित आपको बताई जाएगी अगले वीडियो और अगले नोट्स के माध्यम से। तब तक आप अपनी इन बातों को नोट कर लें, समझें और बारंबार इनको याद भी करते हैं, उसकी रीडिंग भी करते रहें। धन्यवाद।